हेलो एवरीवन। कई लोगों की डिमांड थी कि हम इंडियन ट्रस्ट एक्ट के ऊपर वीडियोस लेके आए। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के बारे में। ये हम लोगों का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। देखिए, अब ये जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है ये कई जगह पे आपको एलएलबी के सिलेबस के अंदर मिल जाएगा। उसके साथ साथ कई स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज के अंदर भी ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट आपको सिलेबस में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है ये कमेंस हुआ था 1 मार्च 1882 को। उसके अलावा अगर हम लोग इसका प्रियम्बल पढ़ें तो देखिए, जब आप बेयर एक्ट पढ़ते होंगे तो अक्सर उसके अंदर देखते होंगे कि प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल क्या होता है? उस एक्ट के एम और गोल को बताता है। तो ये क्या बता रहा है? ये कह रहा है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू डिफाइन एंड अमेंड, जब ये जरूरी हुआ कि डिफाइन किया जाए और अमेंड किया जाए। क्या चीज डिफाइन किया जाए और अमेंड किया जाए? लॉ को। कौन से लॉ को? रिलेटिंग टू प्राइवेट ट्रस्ट। जब ये जरूरी हुआ कि डिफाइन किया जाए और अमेंड किया जाए उन लॉ को। कौन से लॉ को? जो लॉ रिलेटेड है प्राइवेट ट्रस्ट और ट्रस्टीज से। तो इसलिए हम लोग हियर बाई इसको इनैक्ट कर रहे हैं। तो प्रियम्बल से पढ़कर हम लोगों को क्या समझ में आया कि ये जो ट्रस्ट एक्ट 1882 है ये एक्चुअली गवर्न करता है प्राइवेट ट्रस्ट को, पब्लिक ट्रस्ट को ये गवर्न नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब इस ट्रस्ट एक्ट के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं और 96 सेक्शंस है। इसमें से कई सेक्शंस रिपील भी हो चुके हैं। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये ट्रस्ट होता क्या है। देखिए, ये ट्रस्ट जो है एक लीगल अरेंजमेंट होता है, प्रॉपर्टी को लेके एक लीगल अरेंजमेंट होता है। इसमें 3 लोग होते हैं, क्रिएटर और सेटलर और ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। एक पर्सन होता है ट्रस्टी और एक पर्सन होता है बेनिफिशियरी। ये क्रिएटर या सेटलर या ऑथर जो है अपनी प्रॉपर्टी देता है ट्रस्टी को मैनेज करने के लिए। किसके लिए? इस थर्ड पर्सन जिसको बेनिफिशियरी कहा गया है। तो इसके अंदर 3 लोग होते हैं, इसको अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। तो देखिए, ट्रस्ट जो है एक लीगल अरेंजमेंट है जहां पे एक पर्सन कॉल्ड द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, इसी ऑथर ऑफ द ट्रस्ट को हम लोग सेटलर भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्रिएटर ऑफ द भी ट्रस्ट भी कहते हैं। गिव्स प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी देता है किसको? अनदर पर्सन को। वो अनदर पर्सन, इसको, इसने अपनी प्रॉपर्टी इसको दिया, तो ये कौन था? ट्रस्टी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रस्टी, जो प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है। यहां पे जो ये अपनी प्रॉपर्टी इसको दे रहा है ये उसको कोई ओनरशिप नहीं दे रहा है, उसको गिफ्ट में नहीं दे रहा है, उसको एक पर्पस के लिए दे रहा है। पर्पस क्या है? कि तुम प्रॉपर्टी मैनेज करो इस थर्ड पर्सन जिसको बेनिफिशियरी कहा गया है उसके लिए। पर्सन कॉल द ट्रस्टी टू मैनेज इट, इसको मैनेज करो फॉर द बेनिफिट ऑफ अ थर्ड पर्सन और ग्रुप कॉल्ड द बेनिफिशरीज। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए यहां पे। एग्जांपल, अ फादर ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू अ ट्रस्टी। अब देखिए, फादर कौन हो गया? क्रिएटर, सेटलर, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। फादर ने ट्रांसफर करी कुछ प्रॉपर्टी को एक दूसरे इंसान को जिसको हम लोग यहां पे कह रहे हैं ट्रस्टी। तो फादर ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ट्रस्टी को, किस चीज के लिए? टू मैनेज इट, कि इसको मैनेज करो फॉर हिज चाइल्ड। यानी फादर ने कुछ प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दिया कि इस प्रॉपर्टी को तुम मैनेज करो तब तक जब तक कि मेरा बच्चा 18 साल का ना हो जाए। तो ये क्या हो गया? इसी को ट्रस्ट कहा जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई कोई फादर अगर है तो वो अपने बच्चे के लिए किसी और को प्रॉपर्टी क्यों दे रहा है, खुद क्यों नहीं मैनेज कर रहा है? देखिए, बहुत बार ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं कि लोग ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये फादर है, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कल मैं जीऊं ना जीऊं, कुछ हमें हो जाए तो मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तो इस पर्पस से भी बहुत सारे लोग ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। दूसरी एक वजह यह भी होती है कि कई बार कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे प्रॉपर्टी को मैनेज करना है। वो सोचते हैं कि उनके पास सलाहियत नहीं है और अगर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी को उसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करा या कुछ बेचा तो प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए वो डरते हैं, तो वो सोचते हैं कोई ऐसा एक्सपर्ट इंसान हो या भरोसे वाला इंसान हो या समझदार इंसान हो उसको दे दो ट्रस्ट पे। एक ही वजह होता है। तीसरी वजह ये होती है कि कई बार कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फादर एक बिजनेसमैन है,
वो जानते हैं कि कल हमारा फ्यूचर में जब बिजनेस चलेगा तो ये भी हो सकता है हमें लॉस हो जाए, मैं बैंकरप्ट हो जाऊं। तो ऐसा ना हो कि हमारे जितनी प्रॉपर्टी है उन्हीं को रिकवर करा जाए पैसा निकालने के लिए, तो मैं कुछ प्रॉपर्टी अपनी सेव कर देना चाहता हूं कि मेरे बच्चों का कोई नुकसान ना हो उसके अंदर। तो इन सब पर्पस के वजह से कई बार कई लोग ट्रस्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आया ट्रस्ट प्रॉपर्टी। किस तरह की प्रॉपर्टी पे ट्रस्ट क्रिएट किया जा सकता है? कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट कितने तरीके के हो सकते हैं? एक प्राइवेट ट्रस्ट हो सकता है, जैसे जैसे इससे पहले हम लोगों ने एग्जांपल में लिया कि एक फादर ने अपने बेटे के लिए ट्रस्ट क्रिएट करा, तो प्राइवेट ट्रस्ट भी हो सकता है, पब्लिक भी ट्रस्ट हो सकता है, जो आम पब्लिक के लिए ट्रस्ट क्रिएट करा गया हो। तो अभी हम लोगों ने प्रीएम्बल में पढ़ा था कि ट्रस्ट, ये जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है, ये कौन से ट्रस्ट को गवर्न करता है? प्राइवेट ट्रस्ट को गवर्न करता है। ठीक है, क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए, ये गवर्न होता है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो एक प्राइवेट ट्रस्ट हो गया और एक पब्लिक ट्रस्ट हो गया। पब्लिक ट्रस्ट वो ट्रस्ट होता है विच इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, जो आम पब्लिक के लिए क्रिएट किया गया है, या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, या लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो ट्रस्ट क्रिएट किया गया है उसको पब्लिक ट्रस्ट कहते हैं। देखिए, अब आपको पता है कि ये पब्लिक ट्रस्ट जो है ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से गवर्न नहीं होती है। तो ये जो पब्लिक ट्रस्ट है ये कौन से लॉ से गवर्न होती है? इसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, जैसे ये स्पेशल लॉज से गवर्न होती है, इसके लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाए गए हैं। उसके अलावा स्टेट्स के अंदर, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर अपने लोकल लॉज हैं जो इन पब्लिक ट्रस्ट को गवर्न करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो सेक्शन 4 है इसी इंडियन ट्रस्ट एक्ट का, ये कह रहा है अ ट्रस्ट में बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, यानी जो ट्रस्ट है उसको क्रिएट किया जाएगा लॉफुल पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान ट्रस्ट क्रिएट करता है कि एक इंसान जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है, कहता है इस प्रॉपर्टी को मैनेज करो और इससे जो प्रॉफिट आ रहा है उसको स्मगलिंग के बिजनेस में लगाओ, उससे कुछ स्मगलिंग करो। तो ये जो ट्रस्ट उसने क्रिएट करी, ये किस पर्पस के लिए क्रिएट करी? अनलॉफुल पर्पस के लिए। तो ये ट्रस्ट क्या होगा? वॉइड होगा। देखिए, ये जो ट्रस्ट होता है, जब कोई इंसान ट्रस्ट क्रिएट करता है तो प्रॉपर्टी जो है इसी ट्रस्ट एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाती है। सेक्शन 17 जो है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उस प्रॉपर्टी को दर्जा मिल जाता है किस चीज का? कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। तो आमतौर पर वो प्रॉपर्टी जो होती है वो सेफ हो जाती है। तो इसमें बोला गया है कि ट्रस्ट जो है क्रिएट किया जा सकती है, मे बी क्रिएटेड फॉर एनी लॉफुल पर्पस, कोई भी लॉफुल पर्पस के लिए, किसी की गरीब की मदद करना, कोई हॉस्पिटल के लिए, किसी के पढ़ाई के लिए, ये सब लॉफुल पर्पस है। शादी करवाने के लिए किसी गरीब की, तो इसमें बोला गया है कि ट्रस्ट हर लॉफुल पर्पस के लिए क्रिएट की जा सकती है अनलेस फॉरबिडन बाय लॉ। ऐसा कोई पर्पस जो फॉरबिडन हो उसके लिए आप ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। या इज ऑफ सच अ नेचर इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, या कोई फ्रॉडलेंट है, या इन्वॉल्व्स और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन, ऐसी ट्रस्ट है जिसमें किसी के इंसान को उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचना है, या द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल, कि ट्रस्ट जिस पर्पस के लिए क्रिएट करी गई है वो पर्पस इमोरल है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। एवरी ट्रस्ट ऑफ विच द पर्पस इज अनलॉफुल इज वॉइड। तो जितने भी ट्रस्ट क्रिएट करे जाएंगे अगर उनका पर्पस अनलॉफुल होगा तो वो ट्रस्ट वॉइड होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। सेक्शन 6 जो है इसी ट्रस्ट एक्ट का, ये डील करता है क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा? तो इसके अंदर बोला गया है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5, सेक्शन 5 के प्रोविजंस को ध्यान में रख के एक ट्रस्ट क्रिएट होगा तब व्हेन द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, जो सेटलर है, ऑथर है, क्रिएटर है, वो इंडिकेट करे विद रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ, यानी बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ, रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ ये चीज इंडिकेट करे। क्या इंडिकेट करे? बाय एनी वर्ड्स और एक्ट्स, अपने वर्ड से या एक्शन से क्या इंडिकेट करे? एन इंटेंशन ऑन हिज पार्ट टू क्रिएट देयर बाय ए ट्रस्ट, कि वो ट्रस्ट क्रिएट करना चाहता है। तो अगर हम ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इस बात को दिखाएं या इस बात को बोले कि हम ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं विद रीजनेबल सर्टेनिटी, यानी बात से पता चले कि हाँ ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा, द पर्पस ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्ट का पर्पस क्या है, क्यों क्रिएट कर रहे हैं? किसी के बेनिफिट के लिए, किसी के इलाज के लिए, किसी की पढ़ाई के लिए, क्यों? दूसरी चीज। तीसरी चीज, द बेनिफिशियरी, इस ट्रस्ट का बेनिफिशियरी कौन होगा? याद करिए 3 लोग होते हैं, क्रिएटर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होगा? the trust property, and unless the trust is declared by will or the author of the trust is himself to be the trustee, उसके साथ साथ ये बताए कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन सी ट्रस्ट प्रॉपर्टी होगी, और उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर करे ट्रस्टी को, उसको वो ट्रांसफर करे किसको,
ट्रस्टी को। तो यानी ट्रस्टी का पता होना, बेनिफिशियरी का पता होना और सेटलर का पता होना, इन तीनों का कंफर्म होना जरूरी है। उसके साथ साथ पर्पस पता होना चाहिए ट्रस्ट का, उसके साथ साथ जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर बोला गया है कि द ट्रस्ट प्रॉपर्टी एंड अनलेस द ट्रस्ट इज डिक्लेयर्ड बाय द विल, अनलेस कि अगर उस ट्रस्ट को विल के द्वारा, वसीयत के द्वारा क्रिएट किया गया है तो उस जगह पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होगा। अगर वसीयत के जरिए नहीं क्रिएट करी गई है तो उस जगह पे वो ट्रांसफर करे उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को ट्रस्टी को। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल यहां पे, ए बिकेट्स, ए ने वसीयत के जरिए कुछ प्रॉपर्टी जो है वो दिया बी को, हैविंग द फुलेस्ट कॉन्फिडेंस, जिसका बी के ऊपर, ए को बी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, दैट ही विल डिस्पोज ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ सी, कि ये इस प्रॉपर्टी को मैनेज करे, इस्तेमाल करे, किसके बेनिफिट के लिए, सी के बेनिफिट के लिए। तो अब देखिए इसके अंदर सारी चीजें कंफर्म हो गई, ए भी कंफर्म है, पता चल गया ए कौन है, सेटलर, बी पता चल गया ट्रस्टी, सी पता चल गया बेनिफिशियरी, बोला बिखेत सर्टेन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी भी पता चल गई, और इसने बी को ये प्रॉपर्टी बिखेत करके यानी वसीयत के जरिए दी, तो यहां पे एक वैलिड ट्रस्ट क्रिएट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं कि ट्रस्ट कौन क्रिएट कर सकता है। देखिए सेक्शन 7 बता रहा है दैट अ ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड बाय, ट्रस्ट कौन क्रिएट कर सकता है, उसके लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है। एनी पर्सन कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी इंसान कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 11 में बताया गया है कि कौन लोग कॉम्पेटेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच गए होना चाहिए और उसके साथ साथ साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज कौन लोग ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, एनी पर्सन कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस मींस पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए एक इंसान जो एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच गया। दूसरी चीज, क्या माइनर ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। सेक्शन 7 में बताया गया है कि माइनर भी ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन माइनर जो है वो डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके लिए कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। माइनर जो है अपने गार्जियन के थ्रू ट्रस्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जो कोर्ट होगी, यानी उससे कोर्ट की परमिशन, यानी कोर्ट की परमिशन उस जगह पे जरूरी होगी जहां पे ट्रस्ट जो है माइनर के द्वारा क्रिएट करी जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है सेक्शन 23। सेक्शन 23 जो है ट्रस्ट एक्ट का, ये डील करता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऊपर। यानी मान लीजिए कि अगर ट्रस्टी से कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, उसके वजह से ट्रस्ट प्रॉपर्टी में कोई नुकसान पहुंचता है, ब्रीच होता है, तो वो जो होगा लाइबल होगा, यानी जो नुकसान हुआ है वो ट्रस्टी को भरना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन 23 बताता है। लेकिन सेक्शन 23 इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शंस भी बता रहा है कि कहां कहां पे जो ट्रस्टी होगा वो लाइबल नहीं होगा। कहां कहां पे, जहां पे बेनिफिशियरी जो है वो खुद ही इंड्यूस करता है ब्रीच को, बेनिफिशियरी जो है वही गुमराह कर देता है ट्रस्टी को, उसके वजह से ट्रस्टी से ब्रीच हो जाता है, तो वहां पे ट्रस्टी लाइबल नहीं होगा। द बेनिफिशियरी बीइंग कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कंसेंटेड, या मान लीजिए कि जो बेनिफिशियरी है वो खुद ही कॉम्पेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच चुका और उसने कंसेंट दे दिया। उसके साथ साथ द बेनिफिशियरी विथ फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स एंड देयर राइट्स सब्सिक्वेंटली एक्विज्ड इन द ब्रीच, या जो बेनिफिशियरी है फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, सारी चीजें जानने के बाद जो कुछ हुई उसको अप्रूव कर देते हैं, तो उस जगह पे ट्रस्टी लाइबल नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी ये जान के कि ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 है क्या।